ये अप्रैल 1986 में बहार के दिन है और 3 साल से जिरावतन भुट्टो की 33 साला बेटी ने सियासत में वापसी का ऐलान कर दिया है। उन्होंने पाकिस्तान आने के लिए 10 अप्रैल 1986 की तारीख भी दे दी है। इस ऐलान के बाद से ताकत के ईवानों में एक जबरदस्त बहस चल निकली है। क्या बेनजीर को वापस आने दिया जाए या उनको रोकने की कोशिश की जाए? इस बहस में वजीर आजम जुनेजो ने जियाउल हक को कायल कर लिया कि बेनजीर के इस्तकबाल को ना रोका जाए, क्योंकि उन्हें रोकने से आलमी सतह पर यह तासुर जाएगा कि पाकिस्तान में सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी है। बेनजीर के इस्तकबाल को ना रोकने की एक वजह यह भी थी कि वो भुट्टो की फांसी के 7 साल बाद पीपल्स पार्टी की हकीकी मकबूलियत का इदराक भी करना चाहते थे। फिर 10 अप्रैल 1986 का दिन आया। बेनजीर भुट्टो लाहौर एयरपोर्ट पर उतरी तो हवाई अड्डे के गिरदा गिर्द लाखों अफराद जमा थे। लाहौर शहर में इतना बड़ा सियासी जुलूस इससे पहले नहीं देखा था। लोगों के हाथों में पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी के झंडे थे और हर तरफ एक ही तराना गूंज रहा था। एयरपोर्ट पे उस वक्त ये हालत थी जब हम इतनी जल्दी पहुंचे कि बेनजीर साहबा की आमद से कितने घंटे पहले पहुंच गए थे हम। तो उस वक्त लोग बिस्तर लेके एयरपोर्ट के इर्द गिर्द लेटे हुए थे, यानी लोग रात ही को आ गए थे। बेनजीर का जुलूस लाहौर एयरपोर्ट से माल रोड से दाता दरबार और दाता दरबार से होता हुआ मीनारे पाकिस्तान पहुंचा तो दोपहर ढल रही थी। वो भुट्टो जिसे 7 साल पहले जियाउल हक दफन कर चुके थे, आज मीनारे पाकिस्तान पर पूरे कद से खड़ा था और आज वो तन्हा नहीं था। उसके सामने इंसानों का एक समंदर था और इस समंदर में पीपल्स पार्टी के मुखालिफिन को अपना मुस्तकबिल डूबता नजर आ रहा था। बेनजीर भुट्टो का ऐसा शानदार इस्तकबाल सरकारी अंदाजों के बिल्कुल खिलाफ था। बेनजीर को अपने ज़ीमुशान इस्तकबाल से खुशी तो बहुत हुई, लेकिन असल में उनके लिए मुश्किलात की एक नई इब्तिदा भी यही थी। एस्टेब्लिशमेंट ने उनके बढ़ते कदम रोकने का फैसला कर लिया था। बेनजीर भुट्टो को रोकने के लिए जो इक़दामात किए गए, उनमें सबसे पहले तो उनकी किरदार कुशी की मुहिम शुरू की गई। उनके स्कैंडल्स बनाए गए। लाहौर में अपने इस्तकबाल के बाद बेनजीर पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल साले हयात के घर पर ठहरी थी, इसलिए फैसल के साथ भी उनका स्कैंडल बना दिया गया। इन हालात में बेनजीर की वालिदा ने वही किया जो हमारे मुआशरे में माएं करती हैं। उन्होंने बेनजीर की शादी का फैसला कर लिया। इस दौर में कई लोग भुट्टो खानदान का दामाद बनने के ख्वाब देख रहे थे। बेनजीर को फैसल साले हयात से शादी का मशवरा भी दिया गया, लेकिन ये बेल मुंडे ना चढ़ी। सईदा आबदा हुसैन लिखती हैं कि फैसल साले हयात कम तालीम याफ्ता और बोर किस्म के आदमी थे, इसलिए ये मामला आगे नहीं बढ़ा। लेकिन इस दौरान नवाब शाह के घराने का रिश्ता। आसिफ जरदारी की वालिदा टिमी बुखारी अपने बेटे का रिश्ता लेकर नुसरत भुट्टो के पास आई। आसिफ जरदारी का सियासी पस मंजर नहीं था, बल्कि नवाब शाह में वो कुछ साल पहले जिला कौंसिल का इलेक्शन तक हार गए थे, लेकिन उनका प्रॉपर्टी का बिजनेस दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहा था। नुसरत भुट्टो को यह रिश्ता पसंद आया और 18 दिसंबर 1987 को लियारी के किकरी ग्राउंड में दोनों की शादी हो गई। लेकिन शादी से भी बेनजीर की मुश्किलात कम नहीं हुई। उनके मुखालफिन उनकी छोटी से छोटी कमजोरी से भी फायदा उठाना चाहते थे, इसलिए बेनजीर हर कदम फूंक फूंक कर रख रही थी। यही वजह है कि उन्होंने अपने उम्मीद से होने की खबर भी मीडिया से छुपा ली। लेकिन जनरल जियाउल हक को तो यह खबर चाहिए थी, क्योंकि उनके लिए इसकी एक अहम सियासी वजह थी। 1988 में जब जनरल जियाउल हक ने जुनेजो हुकूमत को बरतरफ किया, तो उन्होंने इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं किया था, क्योंकि उन्हें इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स मिल चुकी थी कि बेनजीर उम्मीद से हैं। लिहाजा वो अगले इंतखाबात की तारीख ऐसी रखना चाहते थे जिसमें बेनजीर जचगी के करीब हो और इंतखाबी मुहिम ना चला सके। इंटेलिजेंस को ये जिम्मेदारी भी सौंपी गई कि वो करीब दुरुस्त तारीख का पता चलाए। बेनजीर भी इस शरारत को समझ चुकी थी, इसलिए ढीले ढाले लिबास पहनती ताकि देखने वाले कोई अंदाजा ना लगा सके।
मजीद ये कि बेनजीर ने मुख्तलिफ तरीकों से ये मशहूर करवा दिया कि वो नवंबर में मां बनने वाली है। यही खबर जुलाई में जनरल ज़िया तक भी पहुंची। हालांकि वो 30 मई को 90 दिन यानी 30 अगस्त तक इलेक्शन का ऐलान कर चुके थे। अब उन्हें अपने मंसूबे के तहत तारीख बदलना पड़ी। उन्होंने 20 जुलाई को नया ऐलान किया और बेनजीर की ज़चगी के महीने यानी नवंबर में इंतखाबात का वादा किया। तारीख की अजीबो गरीब जासूसी मुहिम जारी थी कि जनरल ज़ियाउल हक का तैयारा हवा में फट गया और वो जाँ बहक हो गए। ज़ियाउल हक के आखिरी 3 दिन की कहानी हम आपको पिछली किस्त नंबर 13 में सुना चुके हैं। पाकिस्तान में 11 साल से स्याह सफेद के मालिक ज़ियाउल हक की मौत के साथ ही पाकिस्तान में ताकत का खला पैदा हो गया। इस खला को 3 अफराद ने पुर किया जिन्हें उर्फ़े आम में स्ट्रेटजिक ट्रायंगल कहा जाता है। ताकत की इस तकोन में सदर गुलाम इसहाक खान, आर्मी चीफ जनरल असलम बेग और ISI चीफ जनरल हमीद गुल शामिल थे। सदर पाकिस्तान गुलाम इसहाक खान ने भी नवंबर में आम इंतखाबात की तारीख बरकरार रखी क्योंकि उन्हें बेनजीर के बारे में नवंबर ही की इत्तला मिली थी, लेकिन ये इत्तला गलत थी। बेनजीर की हिकमत अमली काम कर गई और बिलावल इंतखाबात से 2 माह पहले 21 सितंबर 1988 को पैदा हुए और बेनजीर को इंतखाबी मुहिम चलाने का मौका मिल गया। पाकिस्तान की कहानी जारी है। 1988 के इंतखाबात एक तवील मार्शला के बाद के इंतखाबात थे। हमने पिछली किस्त में आपसे वादा किया था कि नवाज शरीफ और बेनजीर की इंतखाबी मुहिम्मात की ऐसी कहानी सुनाएंगे कि उनके पोस्टर्स तक देखकर आप शशदर रह जाएंगे। ये भी आपको बताएंगे कि जाग पंजाबी जाग का नारा पाकिस्तान में क्यों लगा, कब लगा, किसने लगाया और कैसे लगाया। लेकिन 1988 के इंतखाबात की कहानी इतनी दिलचस्प है कि एक किस्त में इसका अहाता मुमकिन नहीं। ये सब तफसीलात आपको अगली किस्त में बताएंगे और ये भी बताएंगे कि जहाजों से पोस्टर्स क्यों गिराए गए, उनमें क्या लिखा था और किसकी तस्वीरें थी। अगर इस वीडियो ने आपकी मालूमात में इजाफा किया तो लाइक, कमेंट्स और शेयर भी जरूर कीजिए ताकि हम इस सिलसिले को जारी रख सकें और बेहतर से बेहतर बना सकें।